Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine and preparing for your exams. बच्चों आज हमारा जो है वो टॉपिक 21 डायमेंशन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। हमने चाइनाज़ ब्लूप्रिंट फॉर अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर टॉपिक शुरू किया हुआ है। इसका जो डायमेंशन 2 है वो ये है कि वाई जी जिनपिंग, प्यूटिन एंड किम ऑन वन स्टेज मैटर्स। इतनी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी कि इतनी हाइप क्रिएट हो गई है, कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, पॉडकास्ट में ये चीज़ डिस्कस हो रही है, करंट अफेयर्स के जो इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल्स हैं उनके ऊपर ये चीज़ डिस्कस की जा रही है, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो हम उसी को डिस्कस करेंगे जी। कॉन्टेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं। बीजिंग ने जो एक विक्ट्री परेड की है अपने इस समिट्स के दौरान, तो उसमें उसकी क्या इम्पोर्टेंस है बच्चों। पहले तो हमें सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए कि इस परेड की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, फिर हम उसको आगे देखेंगे। तो मैं इसका आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहूँगी टॉपिक को शुरू करने से ही पहले, ताकि आपको पता हो। आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी तो चाइना और जापान एक दूसरे के ऑपोजिट थे, ठीक है। चाइना एलाइड पावर्स के साथ था और आपको पता है एलाइड पावर्स ही जीत गई थी और जापान हार गया था, ठीक है। 1937 में जापान ने चाइना को इन्वेड किया था और चाइना 8 साल उस जंग में लड़ा, जिसको हम सेकंड साइनो जापानीज़ वॉर का नाम भी देते हैं। 10 मिलियन से ज़्यादा चाइनीज़ की इसमें डेथ हुई है इस वॉर में, ठीक है, वो मारे गए हैं। और एंड पे आपको पता है कि क्योंकि चाइना वाज ऑफिशियली पार्ट ऑफ एलाइड पावर्स अलोंग साइड यूएस, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन, जापान हार गया था 1945 में, ठीक है। 1945 में जापान लॉस्ट वर्ल्ड वॉर 2। चाइना ने अकेले ने बेशक जापान को नहीं हराया था, लेकिन बट इट रेजिस्टेड जापानीज़ ऑक्यूपेशन लॉन्गर देन एनीवन एक्सपेक्टेड। चाइना ने हार भी नहीं मानी। 8 साल रेजिस्ट करना, लड़ना कोई छोटी बात नहीं होती है, ठीक है। और उस टाइम पे बिग 4 जो एलाइज थी, यूएस, यूके, यूएसएसआर और चाइना, उसमें से चाइना एक माना गया था, ठीक है। अब क्या है, चाइना ने अब ये जो एक परेड की है और उसने विक्ट्री शो की है अपनी ओवर जापान इन इट्स ऑफिशियल हिस्ट्री, बिकॉज इससे चाइना जो है इट पोर्ट्रेज चाइना एज अ ग्रेट पावर, और चाइना ने हरा दिया था फाशिज़म को, ठीक है। ये वो पोर्ट्रे करता है, चाइना के नेशनल प्राइड को ये परेड पोर्ट्रे करता है, ठीक है। और ये एक मोरल स्टोरी जो है उसको सिंबलाइज़ करता है, ठीक है। और वो मोरल स्टोरी क्या है कि चाइना फॉट इन्वेडर्स बिफोर। चाइना को जो पहले जिन लोगों ने इन्वेड किया था, मसलन जापानीज़ ने, उनसे चाइना लड़ा। एंड चाइना कैन ऑल्सो रेजिस्ट वेस्टर्न प्रेशर नाउ। और चाइना अभी भी अगर उनसे लड़ सकता है, 8 साल उनका मुकाबला कर सकता है, तो चाइना अभी भी वेस्टर्न प्रेशर का जो है सामना बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। मैं यहीं पे आपको रशिया की भी कहानी बता देती हूँ ताकि हमें दोबारा वापस ना आना पड़े हिस्ट्री पे। यहाँ पे करके लिखा भी हुआ है, मैं अगर आपको दिखा दूँ। हम ऑब्वियसली टॉपिक तो हम पूरा पढ़ेंगे। ये रशिया हैज़ लॉन्ग यूज्ड वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरी टू करंटली जस्टिफाई करंट पॉलिसीज़, ठीक है। तो ये कौन सी वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरी है रशिया की जिसने जस्टिफाई करनी है उसकी करंट पॉलिसीज़। तो आपको पता है कि रशिया भी एलाइड पावर्स के साथ था और वर्ल्ड वॉर 2 में व्हेन द सोवियत यूनियन फॉट नाजी जर्मनी आफ्टर बीइंग इन्वेडेड इन जून 1941, और इसी तरह से जब जर्मनी ने सोवियत यूनियन को इन्वेड किया था, और क्या हुआ था कि रशिया भी फिर एंड पे जीत गया था। रशियन लीडर्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली दे फॉट, और एक हीरोइक विक्ट्री थी रशिया की ओवर जर्मनी, तो ये उसको सिंबलाइज़ करता है। और अभी जो है कौन सी मेमोरीज़ हैं जी, पैट्रियोटिक मेमोरीज़ हैं रशिया की। फॉरेन पॉलिसी रशिया की इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो डिस्पाइट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 सेक्रीफाइसेस, रशिया जो है वो झुका नहीं, वो हारा नहीं, उसकी पोजीशन नहीं डाउन हुई, ठीक है जी। उसके बाद जो है मिलिट्री एक्शंस जो हैं वो उसकी सिंबलाइजेशन होती है। तो दीज आर द 2 कॉन्सेप्ट्स जो हमने आज के इस टॉपिक में डिटेल में जाके पढ़ने थे, एंड आई होप आपको इन दोनों की समझ भी आ गई होगी, ठीक है जी। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर हम वापस। डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन
चाइना ने अपने इस परेड में मिलिट्री जो उसकी मॉडर्नाइजेशन है उसको उसने डिस्प्ले किया है, अपनी सारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को। लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ में इंटरकंटिनेंट मिसाइल्स भी हैं, सबमरीन्स भी चाइना ने लॉन्च की हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक एंटी शिप वेपन्स हैं, लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, और एंड वेरियस अनमैन्ड सिस्टम्स हैं लाइक अंडर वाटर व्हीकल्स हैं, ठीक है। चाइनीज़ मीडिया ने इन सबको पोर्ट्रे क्यों किया है? टू प्रूव ए वर्ल्ड क्लास मिलिट्री कैपेबल ऑफ मल्टीपल डोमेन ऑपरेशंस के चाइना जो है उसकी मिलिट्री ताकि दुनिया को पता चले कि चाइना की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं और चाइना किसी का भी मुकाबला कर सकता है डट के। पॉलिटिकल मैसेज क्या है जी? पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया का एक स्टेज पे खड़े होना इस चीज़ का प्रूफ है कि पॉलिटिकली इन तीनों में से कोई भी आइसोलेटेड नहीं हो सकता, एक दूसरे के साथ हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट एन अलाइंस, ये कोई अलाइंस नहीं है फॉर्मल, इट इज़ ए स्ट्रेटिजिक अलाइनमेंट। ये सिर्फ एक इनकी अलाइनमेंट है कि ये एक दूसरे के साथ खड़े होंगे मुश्किल वक्त में। अब अगर हम देखें तो रशिया क्या शो करना चाह रहा है दुनिया को कि डिस्पाइट ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन इट, रशिया जो है वो अकेला नहीं है। नॉर्थ कोरिया का क्या बेनिफिट है कि नॉर्थ कोरिया भी दिखाना चाह रहा है दुनिया को कि वो भी अब आइसोलेशन से बाहर आ गया है, उसने भी अलाइनमेंट बना ली है अपनी दुनिया की दो पावर्स के साथ। एंड चाइना तो ऑब्वियसली चाइना ने अपनी डिस्प्ले की हैं अपनी एबिलिटीज़ ताकि अपने ऑपोजिट जो है वो एडवर्सरीज़ को दिखा सके कि चाइना के भी कोई आम चीज़ नहीं है, चाइना के पास भी सब मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं जो आपके पास हैं, ठीक है जी। ये एक स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है, मैं बार बार बता रही हूँ कि ये कोई कवार्ड या ऑकस की तरह ये अलाइंस नहीं है, ठीक है। रोल ऑफ हिस्टोरिकल मेमोरी वो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन डिटेल कि चाइना ने इसमें क्या शो किया है, अपनी वर्ल्ड वॉर 2 की मेमोरीज शो की हैं जी। वो जैसे उसने बताया है कि जैसे उसने जापान को तब हरा दिया था, ऐसे वेस्ट का मुकाबला करना भी चाइना के लिए कोई जो है वो नामुमकिन सी बात नहीं है, ठीक है। मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ रियल और कोरियोग्राफ्ड। चाइना ऑल्सो यूज़ द परेड टू डेमोन्स्ट्रेट इज़ न्यूक्लियर ट्रायड, ठीक है। चाइना ने अपनी न्यूक्लियर लैंड बेस्ड मिसाइल्स, सबमरीन लॉन्च्ड वेपन्स उसने शो किए हैं, उसने एयर डिलीवर्ड वेपन्स अपने दिखाए हैं दुनिया को, हाइपरसोनिक और एंटी शिप वेपन्स दिखाए हैं टारगेट को ताकि वो यूएस की डोमिनेंस उससे यूएस को बता सके कि वो इंडो पैसिफिक में यूएस का मुकाबला कर सकता है। उसके पास भी वो सब कैपेबिलिटीज़ हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओन करता है, जिस तरह की कैपेबिलिटीज़, ठीक है। स्टिल एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस बात पे कॉशियस हैं दैट नॉट ऑल डिस्प्लेड सिस्टम्स आर फुली ऑपरेशनल, ठीक है। लेकिन चाइना ने ऑल्दो डिस्प्ले किए हैं, ठीक है। चाइना ऑल्दो इट में अवॉइड डायरेक्टली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद यूएसए, लेकिन देखो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी शो करने का मकसद ये होता है कि अगर कभी मुकाबला होता है तो चाइना जो है वो हाथ पे हाथ रख के कभी भी नहीं बैठेगा। ये आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। व्हाट द जी प्यूटिन किम इमेज मीन्स, इनकी तीनों का इकट्ठे खड़े होना ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है? तो मैं अगर आपको उसकी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो बच्चे फर्स्टली जो है ये बताता है कि उनकी पार्टनरशिप जो एक हिडन पार्टनरशिप नहीं है बल्कि उनकी पार्टनरशिप अब जो है वो ऑफिशियली दे हैव अनाउंस देयर पार्टनरशिप, ठीक है जी। हर तरह से अपनी कोऑपरेशन वो करेंगे इन एवरी डोमेन, ठीक है। सेकेंडली इट कॉम्प्लिकेट्स वेस्टर्न स्ट्रैटेजी एज इवन लिमिटेड कोऑर्डिनेशन अमंग देम कैन शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर। कि देखो अमेरिका जो है वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अपना रहा है, वो मल्टीलेटरलिज्म को या ग्लोबलाइजेशन की तरफ वो नहीं जा रहा। तो अगर इससे ये सिम्बलाइज़ करता है कि भाई अगर आप अपनी अलाइंसेस को छोड़ देंगे तो चाइना तो कोई और वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो कोई और उस पर जो है वो उसको फिल कर लेगा ना। Thirdly, it appeals to the global south offering a narrative of multipolarity and independence from western dominance। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बता दिया है। वेस्टर्न कोऑर्डिनेशन जी अंडर स्ट्रेन है। वेस्टर्न कोऑर्डिनेशन कैसे अंडर स्ट्रेन है? द अथॉरिटेरियन ट्रायल्स यूनिटी कंट्रास्ट विद डिविजन्स इन द वेस्ट। आपको पता है कि वेस्ट में जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब से ट्रंप आया है वेस्ट में उस तरह से हमें कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। कंट्रीज़ अग्री ऑन डेटरिंग चाइना बट डिफर इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड रिस्क टॉलरेंस। उनके बेशक उनका एम सेम है लेकिन दे आर नॉट यूनाइटेड एज दे वर यूनाइटेड बिफोर या एज दे वर यूनाइटेड इन दी पास्ट, ठीक है।
वेस्ट, अब वेस्ट में जो है वो यूनिटी नहीं है। हम उसको, मैं आपको अगर बहुत सिंपल अल्फाज में बताऊं तो वेस्ट में अब यूनिटी नहीं है। वेस्ट में एक अथॉरिटेरियन यूनिटी जो है वो बनाना चाह रहा है अमेरिका, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो बाकी, जिस पे बाकी की कंट्रीज़ जो हैं वो उसके ऊपर उसको उस तरह से नहीं होने देंगी, ठीक है। ये आपने बात समझ लेनी है। 3 की लेसन्स फॉर दी वेस्ट है जी। इससे पहला क्या है, नैरेटिव कंपटीशन। कि नैरेटिव कंपटीशन बच्चे क्या है कि चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया ने हिस्ट्री की तरह जो है अपनी दोबारा से लेजिटिमेसी जो है वो बना ली है, वो दोबारा से इकट्ठे हो गए हैं। वेस्ट जो है उसको, इनको काउंटर करने के लिए अपने आप को दोबारा से उस तरह से यूनाइट करना पड़ेगा, ठीक है। कोalition मेंटेनेंस है जी। इससे जो है वो दोबारा से एक कोalition जैसे पहले बनती होती थी, 2 या 3-4 ममालिक मिलके कोalition बना लेते थे, वो दोबारा से अब उस चीज़ जो हो रही है। और ये सिर्फ मिलिट्री में नहीं बल्कि हर डोमेन में एक दूसरे के साथ जो है वो खड़े रहेंगे। थिएटर इंटीग्रेशन क्या है कि मस्ट प्लान अक्रॉस थिएटर्स, एशिया यूरोप लिंकेजेस, रिसोर्स एलोकेशन एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज शुड रिफ्लेक्ट ग्लोबल प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। कि ये सिर्फ एक कॉन्टिनेंट में इंटीग्रेशन नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ अलाइन करना चाहिए। अच्छा जी, लिमिट्स ऑफ दी न्यू अलाइनमेंट क्या हैं? अब हमने इनकी तारीफ़ें तो कर ली कि इकट्ठे हो गई हैं, इन्होंने स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट बना ली है, इन्होंने अपनी मेमोरी जो उनकी वर्ल्ड वॉर 2 की थी उसको रिकॉल किया है, उसको वेस्ट को दिखाने की कोशिश की है कि अगर हमने तब 8 साल 9 साल लड़ लिया, हम अब भी हर तरह का प्रेशर फेस कर सकते हैं। लेकिन इसकी लिमिट्स क्या है, ठीक है। देखो, दिस इज़ नॉट एन अलाइंस, बड़ी क्लियर सी बात है, ये एक अलाइनमेंट है। नेटो की तरह की ये एक पावरफुल अलाइंस नहीं है, सही है। चाइना जो है उसकी जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जैसे उसने अपनी इकोनॉमी को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की अपने BRI प्रोजेक्ट के थ्रू, वो उसको इस तरह के कोई भी रेकलेस मूव से लिमिट करती है, ठीक है। रशिया और नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस हैं, उन पे लायबिलिटीज़ हैं, उनकी इकोनॉमी, देयर इकोनॉमी इज़ नॉट एज मच स्ट्रॉन्ग एज चाइनीज़ इकोनॉमी और एज द इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बात समझनी है आपने, ठीक है। बेशक टेक्नोलॉजी पे या रीजनल उनका जो इंटरेस्ट है वो सेम है, ठीक है, लेकिन फिर भी देयर नेशनल इंडिविजुअल कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं तो चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं या रशिया और नॉर्थ कोरिया पे जो सैंक्शंस हैं, जो उनकी वीक इकोनॉमी है, वो उस तरह से उनको नेटो स्टाइल अलाइंस जो है उस लेवल की इनकी अलाइंस नहीं बन सकती, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रशिया एंड नॉर्थ कोरिया ब्रिंग मोर लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स, क्योंकि उनके जो हैं काफ़ी सारे डिसएग्रीमेंट्स भी हैं बहुत सारी चीज़ों पे। स्टिल द पब्लिक डिसीजन टू स्टैंड टुगेदर मार्क्स ए थ्रेशहोल्ड, द बेनिफिट्स ऑफ यूनिटी नाउ आउटवे द कॉस्ट, मेकिंग द अलाइनमेंट हार्डर टू रिवर्स। लेकिन एक बात है, उन्होंने कोalition बनाई है, उन्होंने एक अलाइनमेंट बनाई है, तो ज़ाहिर सी बात है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे वो, इन केस ऑफ एनी सैंक्शंस, इन केस ऑफ एनी अटैक, इन केस ऑफ एनी वेस्टर्न प्रेशर, दे आर स्टैंडिंग टुगेदर। ये इमेज इनकी इकट्ठी हमें यही मैसेज जो है वो दे रही है। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।